नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यूपी के अयोध्या से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां दो मासूमों की खसरा की वजह से मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चों को पहले बुखार आया और फिर बाद में दाने निकलने लगे, जिसके कारण मासूमों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर WHO की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। हालांकि जांच अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी लापरवाही आई है। से गए हरदौली क्योंकि उसने दो मासूम खोए हैं। ये जो गलियां हैं ये कभी उन बच्चों से गुलजार हुआ करती थी जो अभी आज सुबह काल की गाल में समा गए हैं। किसकी लापरवाही कही जाए ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है। यहाँ पर दो मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने दो मासूम खोए हैं। मेरे साथ में यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग आज दुनिया में नहीं रहे। क्या नाम है आपका? ताहिर अली। कैसे क्या हुआ था जो आज बच्चे इस दुनिया में नहीं? उसके खसरा हो रहा है। अच्छा दाने निकले थे। अच्छा, कब से थी दिक्कत ये? बस 3-4 दिन पहले। अच्छा, एक अगर देखा जाए तो इसका एक टीका लगता है। क्या बच्चों को नियमित टीका लगा करता था इन चीजों का? टीका छोटे वाले को लगा था। अच्छा, क्या नाम था बच्चों का? कौनैन अच्छा, उसका नाम? इब्राहिम। अच्छा छोटे वाले का कौनैन, बड़े वाले का इब्राहिम। अच्छा, क्या दिक्कतें दिख रही थी उनको जो ऐसा? उनके बुखार आया, हाँ, बस दाना निकल आया। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग से कोई टीम यहाँ पहुंची थी? नहीं पहुंची थी, नहीं, कोई नहीं आया। तो किसकी लापरवाही कहेंगे आप? यहाँ पर बच्चे की माँ भी है, मैं उनसे भी जाना, क्योंकि एक बच्चे का दर्द क्या होता है, बच्चे की पीड़ा क्या होती है, उसको एक माँ ही अच्छे से क्लियर कर सकती है। बच्चे की माँ हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे क्या हुआ था? बच्चा कैसे आज दुनिया में नहीं है? बोलो बोलो जो बोलो खसरा रहा है, बताओ। दाने निकले थे। जिस माँ ने अपना नौनिहाल खो दिया हो, जिस माँ ने अपने कोख से जना हुआ बच्चा खो दिया हो, जो कभी इस आंगन की किलकारियों से यहाँ पर सराबोर हुआ करता था, जिसकी किलकारियों से आंगन हमेशा गुलजार हुआ करता था, ये गलियां हमेशा गुलजार हुआ करती थी बच्चों की किलकारियों से, उनके खेलने से, आज वो सूनी हो गई हैं। क्योंकि एक माँ का आंसू बता रहा है कितना दर्द, कितनी पीड़ा है उसके दिल में। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। अगर नियमित टीका लगा होता तो आज ये दिक्कतें यहाँ पर नहीं होती। पूरी रुदौली सहम सी गई है दो बच्चों के जाने से। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आज वो दो बच्चे इस दुनिया में नहीं है? हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या ऐसी वजह थी जो आज ये हुआ। नहीं, ये तो जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जबकि ये भी जिलाधिकारी महोदय सारे लोग कहते हैं नहीं सब कुछ आदेश कर दिया जाता है, टीकाकरण का कुछ नहीं होता है। ये तो लापरवाही है सीधे जो स्वास्थ्य विभाग की है। आज अगर लापरवाही ना होती तो ये जो है खसरा से हमारे दो बच्चे बच जाते। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से जाने के बाद ये लोग डॉक्टर के यहाँ गए, होम्योपैथिक के गए, जो है कोई संसाधन की न जाने न मिलने की वजह से नहीं पहुंच पाए अस्पताल। नहीं तो हमारी तो ये सोच थी कि पहले ये स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचे, वहां तो खुद ही उजागर हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर बता रहे हैं कि यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों साथ मरने की क्या वो कैसे मरे ये तो बताएंगे। अगर इनको नहीं यकीन हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर से पूरी, जहाँ से दवा लाई, जहाँ मरीज ने खुद बता रहा नहीं इनको खसरा था। यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उसके जो सिम्टम्स थे, जो उसकी रूपरेखा थी, जो देखने में लग रहा था, क्योंकि अगर जो डॉक्टर जिसको उन्होंने दिखाया था उन्होंने उस खसरे की पुष्टि की थी, उसको खसरा है। लेकिन अगर यहाँ के डॉक्टर माने तो कह रहे हैं कि भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग, उनमें रोज खासा देखा जा रहा है, बहुत गुस्से में लोग। क्या नाम होगा आपका? चांद बाबू नाम है आपका। कहाँ घर है आपका? ये पूरी तरह से स्वभाव में है, अपने मसाला खाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ और भी, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अकील। आखिर जी, कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। अरे बच्चे के मतलब 28-29 तारीख में बुखार आया, बच्चे लेके गए, दवा लेके आए। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन दाना दिखा चेहरे पे, तो जगजीवन को से दवा लेके आए सलीम महल रोड से। अब उसके बाद में दाना ठीक हो गया। अब ये बच्चे की माँ की हालत इस तरीके की, खुद अपने बल पर खड़ी नहीं हो पा रही है।
आज अभी 2 महीना हुआ ठीक हुए, मरे से बचे। पानी मांगा बच्चे ने, पानी वो गर्म करने वाला कोई नहीं था, बेचारे उठा करके ठंडा पानी पिला दिया। उसी कारण से समझ लो बच्चा का। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो दाने की बात हो रही है, दाना एक ही बच्चे को निकला था, दोनों को निकला? नहीं, एक के निकला था। एक को निकला एक के निकला था, दूसरे के फिर बाद में निकला है। अच्छा। और वो बड़ा वाला जो था वो ठीक था, लेकिन जब वो छोटा वाला 2:30 पौने 3 बजे के करीब में जब एक्सपायर हुआ, तो वो बड़ा वाला रोने लगा कि बाबू आओ हमारे पास लेटो। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा वो बाबू छोड़ के हम लोगन को बहुत दूर चले गए। तो उसने कहा, माँ को ढकेल दिया कि हमको छोड़ो, हम भी जा रहे हैं बाबू के पास। उसको लेके भागे निहाल लजा कुआं, वहाँ चाइनर नहीं खुला तो लेके आए मंगल कुआं। जब तक लेके पहुंचे वहाँ, उस भी रास्ते में ही खत्म हो गया। ये स्थिति है मौके की। कितना दर्द रहा होगा उस बच्चे के दिल में जब वो उसने अंतिम सांसें ली होंगी। कहीं ना कहीं इन लोगों की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। आखिर क्या ऐसी उनकी मजबूरी है या क्या दबाव है तो वही जाने, लेकिन हाँ, बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है। अगर नियमित टीका लगा होता तो शायद ये दिक्कतें नहीं होती। हमारे साथ कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि कैसे क्या। डॉक्टर साहब, आप यहाँ मौके पे आए हैं, आपने कुछ जांचें वगैरह की हैं, लोगों से बात भी किया होगा, कैसे क्या निकल के आ रहा है सामने? देखिए, अभी हम लोग को जब सूचना मिली है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। पहली सूचना मिल गई थी कि डेथ हुई है। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि वो बुखार वगैरह आया था, जो उनके माता पिता ने बताया बुखार आया था। अब वो बता रहे हैं कि दाने निकले थे, लेकिन वो कैसे दाने थे ये तो नहीं पता है, वो जांच का विषय है। जांच होगी, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो खसरे थे या नहीं थे। नहीं, आप प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है देखने में? नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमने तो केस देखा नहीं है। जो बताया जा रहा है वही मैंने सुना कि जो है बुखार आया था बच्चे को। बस WHO की टीम आई है और यहाँ पर सघनता से जांच भी कर रही है कि कैसे क्या वजह हो सकती है बच्चों के आज दुनिया में ना होने की। पूरी चीजों पर पैनी नजर जमाए हुए हैं यहाँ के डॉक्टर्स भी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी कही जाएगी जो आज ये घटना घटित हुई है। अगर नियमित टीकाकरण हुआ होता तो शायद ये तस्वीरें आज यहाँ पर नहीं होती। पूरी टोली भय के आगोश में है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया जब 2 बच्चे आज अचानक से दुनिया में नहीं रहे। कैमरा पर्सन साथ अनिल मिश्रा, आर्य न्यूज, अयोध्या। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, 2 बच्चों की मौत अचानक होती है और खबर निकल कर आती है कि खसरे की वजह से 7 बच्चों की मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? यहाँ के अगर स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो टीकाकरण का कार्य होता है वो कई सालों से यहाँ पे टीकाकरण नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से आज इन 2 बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। ये है यहाँ की वास्तविक स्थिति। जी अनिल, खसरे के टीकाकरण को लेकर सरकार अभियान चलाती है, लेकिन हर साल मौतें होती हैं। आपको बता दें कि 230 मौतें जो हैं वो 2022 में वो बताई जा रही हैं कि खसरे की वजह से हुई हैं। तो क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से जो मासूम हैं ऐसी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, या फिर उन्हें टीकाकरण नहीं उपलब्ध हो पाता? देखिए, सरकार का काम है किसी चीज को क्रियान्वित करना, लेकिन उसको धरातल पर लाने का काम यहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों का होता है जी। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाई होती तो आज जिस परिवार ने अपना चरा खोया है, आज उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज उस परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है, दर दर की ठोकरें खाने पर विवश है वो परिवार, क्योंकि कोई भी सरकारी उसको सहायता भी नहीं मिल रही है। ये है स्थिति उस परिवार की। जी अनिल, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार जब इस मामले में बात की जा रही है तो वो बगले झांकने लगते हैं। कोई भी इस मामले को लेकर जिम्मेदारी से बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी गलती है। सब लोग जैसे उनसे कोई प्रश्न किया जाता है वो बात को टालते से नजर आते हैं। अनिल, खसरे की बात हो रही है बच्चों में, क्या बच्चों का टेस्ट हुआ था कि उन्हें खसरा है? किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि खसरे की वजह से बच्चों की मौत हो गई? बच्चे के परिजनों ने बताया कि जब उनके बच्चे को फीवर हुआ और उसको दाने दिखे तो वो डॉक्टर के यहाँ लेके गए प्राइवेट, क्योंकि सरकारी डॉक्टर अक्सर मिलते नहीं क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। जी। जब वो प्राइवेट डॉक्टर पास लेके गए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इसको खसरे के लक्षण है, क्योंकि दाने निकल रहे हैं और बुखार है, ये खसरे के ही पूरे लक्षण हैं। जी। ये उनके परिजनों ने बताया। जी, आपने कहा कि अभी WHO की टीम भी वहां पर पहुंची थी, तो WHO की टीम ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ इस मामले में किया जा रहा है? WHO की टीम तब पहुंचती है जब कोई हादसा हो चुका होता है। जी।
ऐसे ही इसको प्रकाश में कई बार लाया गया कि यहाँ पर डॉक्टरों की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल रहते हैं, जबकि जो मरीज आते हैं दूर दराज से सरकारी सहायता के लिए, सरकारी इलाज के लिए, उनको इलाज समुचित मुहैया नहीं हो पाता है। जी अनिल, आप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर है तो वहां पर टीकाकरण की क्या कुछ व्यवस्था है? क्या टीके उपलब्ध है, या फिर कितने दिन हुए जो टीकाकरण अभियान चलाए हुए, कितने लोगों को टीका प्रोवाइड किया जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से? यहाँ पर टीके की स्थिति यह है कि अभी जैसे सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कोविड को लेकर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसी के भी चेहरे पर आप मास्क नहीं पाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं। यहाँ पर किसी के भी चेहरे पर आपको मास्क देखने को नहीं मिलने वाला है। ऐसे सरकारी गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी बगैर मास्क के बैठकर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर यह है मौके की स्थिति। जी क्या खसरे का टीका उपलब्ध है फिलहाल आप जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं? क्योंकि खबर जो है वो खसरे से जुड़ी हुई है, तो क्या आपने पता किया कि वहां पर खसरे का टीका जो है वो बच्चों को लग रहा है? सामुदायिक केंद्र पर जो है वो उपलब्ध है टीका? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरनपुर के बाहर में हूं, और यहाँ के जो अधीक्षक हैं मदन बड़वाल जी, मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, कहां से कोई चूक हुई जो आज 2 बच्चों ने अपनी जिंदगी यहाँ पर गंवा दी है। जी जी देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरनपुर, और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और रही बात खसरे के इंजेक्शन की, तो यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिनसे ये डिस्कस किया जा सके, ये बात की जा सके, क्योंकि सभी दरवाजे देखिए लगभग बंद पड़े हैं। ये डॉक्टर फहीम साहब का ये उनकी केबिन है, इन्होंने भी बंद कर दिया, जबकि इनको सूचना भी दी गई कि मैं अभी यहाँ पर आ रहा हूँ और इसके विषय में उनसे बात की जाएगी। तो देखिए सारा का सारा हॉस्पिटल बिल्कुल लगभग खाली सा नजर आ रहा है। क्या कोई डॉक्टर अभी नहीं मौजूद है वहां पे? कोई स्वास्थ्य कर्मी हॉस्पिटल में नहीं मौजूद है? यहाँ के जिम्मेदारों से बताया गया कि अभी आपसे इस बारे में बात की जाएगी। जी उनको जैसे सूचना मिली वो अपनी सीट, देखिए ये स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की ये केबिन है, आपको साफ दिख रहा भी होगा। डॉक्टर MK बर्णवाल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उर्दौली। इनसे बताया भी गया कि अभी आपका कुछ समय में लाइव होने वाला, देखिए तस्वीर दिखेगी, उनकी सीट पूरी तरह से खाली है, कोई जवाब ना देना पड़े इसकी वजह से वो मौके से वो गायब हो गए हैं। जी ये है स्थिति इस हॉस्पिटल की। अगर इतने ही जिम्मेदार होते ये तो अनिल आप कह रहे हैं कि मौके से जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो गायब हैं, तो फिलहाल अस्पताल में बहुत सारे मरीज भी नजर आ रहे हैं, उन्हें कौन अटेंड कर रहा है? यहाँ पे देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, देखिए पूरी तरह से खाली। ये स्वास्थ्य अधीक्षक की उनका चेयर है। ये देखिए दूसरा, ये एक्चुअली यहाँ पे मान लिया 1-2 लोग बैठे हुए हैं, अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये पूरी तरह से एकदम से बिल्कुल गायब है। देखिए ये बगैर मास्क के पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं पाएंगे यहाँ पे। ये गाइडलाइन है सरकार की और किस तरह से इसका अनुपालन हो रहा है आप इसको अच्छे से देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने का सब सिस्टम है, और ये है डॉक्टर फहीम की केबिन, जो कल वहां पे मौके मौजूद भी थे WHO टीम के साथ में, उनका भी ये यहाँ पर दरवाजा बंद दिख रहा है। ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी की तस्वीरें अनिल मिश्रा, लोग मौजूद हैं जो अस्पताल में, उनसे पूछिए क्या कुछ अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि खसरे की वजह से बच्चे की मौत होती है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर गायब हैं, उन्हें जवाब नहीं देते बन रहा है, और जो स्थानीय लोग आए हैं उनसे पता कीजिए कि क्या वहां पर टीकाकरण होता है या फिर बच्चों को टीका मुहैया करा जाता है, पोलियो का, खसरे का, चेचक का, क्योंकि एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है कि परिवार के 2 लोगों की मौत होती है, खसरे की बात की जाती है, और जब भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर नदारद नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा यहाँ पे एक भाई साहब, अगर बात की जाए यहाँ के व्यवस्थाओं के हॉस्पिटल, तो कैसे क्या व्यवस्था है? लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है। जो 2 बच्चे की मौत हुई है वो टीकाकरण हुआ ही नहीं, लोग बता रहे हैं, और अभी भी खसरा जो फैलता चला जा रहा है, उस पर कोई भी नहीं हो। लेकिन आज जो है हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम देखी, दवा पिलाना का काम शुरू किया उसने, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जिसके 2 बच्चे गंवा दिए गए, जिसके 2 बच्चे चले गए, उसके लिए क्या स्वास्थ्य विभाग करेगा? हमारी तो ये मांग है कि इन लोगों को
गरीब तबके के हैं लोग, इनको कुछ मुआवजा की राशि मिल जाए तो ये इन लोग जो है अपना पेट पालन या जो भी है जैसे भी खर्च होता है करने में, जो है मिट्टी देने के बाद जैसे चालसी होती है, तीजा होता है, किसी तरह से इनकी व्यवस्था जो भी सरकार की तरफ से अनुदान है देने का काम करें। ये है स्थिति, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह से कह रहे हैं। अभी उस मासूम के पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं जिसने अपने 2 मासूमों को खोया है, 2 अपने नौनिहालों को खोया है। मैं उनसे बात करूंगा कि कैसे क्या पूरा वाकया था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अनिल, वो बताएंगे जिस कि तरीके कैसे से क्या चीजें थी, वो सारी चीजें अनिल, जिस तरीके से खसरे से मौत की खबर सामने आ रही है, प्रशासन क्या कुछ एक्शन में कर रहा है? क्योंकि खसरे को माना जाता है कि ये एक फैलने वाली बीमारी है, तो और भी लोग चपेट में आ सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ किया जा रहा है? एक तो 2 बच्चों की जान जा चुकी है, अब और बच्चों को इस तरीके की समस्याएं ना सामने आए। इस घटना के बाद से प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन की स्थिति ये है कि जब 2 बच्चों ने अपनी जिंदगियां गंवाई तो 1-2 दिन तो वो तेजी दिखाएंगे, उसके बाद तीसरे दिन वो फिर से उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। जिस बच्चे ने अपनी जान गंवाई उसके पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूं कैसे क्या पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? ताहिर अली। क्या हुआ था पूरी बात? उसके बुखार आया था, उसके बाद सुबह दाना निकला था, दवा लाया था, दवा से सही हो गया था। अब अचानक क्या हुआ तो अल्लाह जाने क्या हुआ। अच्छा, डॉक्टरों की कोई टीम पहुंचती है आपके मोहल्ले में इंजेक्शन के लिए? नहीं पहुंचती कभी, टेस्ट वगैरह के लिए? नहीं पहुंची आज, कभी नहीं पहुंची। हाँ। ये है स्थिति यहाँ रदौली की। अनिल, क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है इस मामले में? क्योंकि खसरे के जो मामले हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आते रहते हैं और आए दिन खसरे की वजह से मासूम बच्चों की जान जाती है। और अभी हाल फिलहाल में आपने बताया कि 2 बच्चों की मौत हुई है और खसरे की पुष्टि हुई है उनमें। तो प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्या कहना है इस मामले में प्रशासन का? प्रशासन का यही कहना है कि मैंने पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट करा ली हैं और वो कितनी धरातल पे हैं इस चीज की तस्वीरें भी आपने हॉस्पिटल के अंदर की देख ली। वो खुद अपनी चेयर छोड़कर गायब हैं कि कहीं उनको जवाब ना देना पड़ जाए कि इतनी बड़ी लापरवाही किस वजह से हुई। जी, तो क्या अब टीकाकरण को लेकर कुछ जागरूकता आई है? जब कभी कोई घटना होती है तो प्रशासन की नींद खुलती है, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा दिख रहा है। स्वास्थ्य जो केंद्र है सामुदायिक, वहां से जो डॉक्टर हैं जिनकी जवाबदेही बनती है वो गायब हैं, लेकिन कुछ भी इस मामले में अभी तक नहीं किया गया है। सीएमओ का क्या कहना है? सीएमओ का क्या कहना है? सर्कल ऑफिसर का क्या कहना है इस मामले में? इस मामले की जब जानकारी सीएमओ को हुई तो उन्होंने वहां से WHO की टीमें भेजी जांच के लिए। जांच कल हुई और उसके बाद फिर आज मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये स्थिति है इस हॉस्पिटल की। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगी उसी मोहल्ले के हैं कि क्या व्यवस्था है वहां पे। स्वास्थ्य केंद्र के जो भी जिम्मेदार हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं आपके मोहल्ले में? वहां पर पहुंचा तो कोई नहीं, शायद कल से पहुंचे हैं। आज तक जो उन्हें आज कल सर्वे की ही नहीं, आज वही टीकाकरण के लिए खाली गए हैं आदमी सब वहाँ मौजूद है। ये स्थिति है कि जब बच्चों ने जिंदगी गंवा दी तब उनको याद आई कि उनको खसरे का इंजेक्शन भी लगना चाहिए या टीका भी लगना चाहिए। ये स्थिति है रदौली स्वास्थ्य केंद्र की, यहाँ के जिम्मेदारों की। अनिल, मुंबई में भी खसरे से हजारों बच्चों की मौत हुई। झारखंड से भी खबरें आई कि खसरे की वजह से कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। ये लगातार मामले आते हैं, उसके बावजूद भी इस मामले में क्या कुछ कमियां नजर रह जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों की मौत होती है, जबकि हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ टीकाकरण पर खर्च किए जाते हैं सरकार की तरफ से। देखिए, अगर धरातल की बात की जाए तो सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं मुहैया करा रखी है, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुराते, अपनी जिम्मेदारियों से भागते साफ देखे जा रहे हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं करना चाह रहा है। ये स्थिति। अनिल, क्या कुछ अभी जिस जगह पे बच्चों को खसरे की पुष्टि हुई, जिस जगह के वो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उस जगह पर क्या कुछ किया जा रहा है? साफ सफाई को लेकर क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों की कोई भी टीम ऐसी है जो नहीं पहुंची वहां पर, जो आसपास के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले, उनका चेकअप करे? जी, एक चीज बताइए, अब जब से ये घटना सामने आई है डॉक्टर सोमालिया पहुंच रहे हैं, अब क्या स्थिति वहां पे साफ सफाई की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पे कितनी टीमें पहुंची अब तक?
अभी तक एक टीम आज हमको सुबह दिखाई दी, उसके बाद कोई टीम नहीं पहुंची है। दूसरी बात, ये खसरा का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके अकबरगंज में हमको इन्फॉर्मेशन मिली, वहां भी पहुंच गए इन्फॉर्मेशन। हमने कल डॉक्टर साहब को बता दिया था, डॉक्टर बर्नवाल को भी अवगत करा दिया था इस मामले में। ऐसी को तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको जो है हम देखेंगे। फिर उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग क्या चाहता है, उसको वो खुद जिम्मेदार बनेगा। जबकि लोग बता रहे हैं कि हर महीने टीकाकरण होता है, आज तक टीकाकरण, अब जब लोगों से पूछा तो टीकाकरण हुआ ही नहीं। ये स्थिति है रदौली की और रदौली के जिम्मेदारों की। अनिल मिश्रा, कहीं खसरे को लेकर जो जागरूकता है उसे 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 लोगों तक पहुंचाने में सरकार नाकाम तो नहीं रही? क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो है लोगों को जानकारी भी नहीं होती है टीकों की। ऐसे मामले देखे गए हैं कि सरकार तो प्रोवाइड कराती है चीजों को, लेकिन लोग खुद ही आगे नहीं बढ़ते हैं टीकाकरण को लेकर। देखिए, आगे बढ़ने की बात तब आती है जब यहाँ के जिम्मेदार उन तक पहुंचे और जागरूकता की बात करें। यहाँ पे सारे लोग कुंभकर्णी नींद में सोने में लगे हुए हैं। किसी को भी किसी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। हाँ, आंख तब खुलती है उनकी जब कोई बड़ा हादसा हो गया होता है। आज 2 बच्चों ने जिंदगी गंवा दी, तब इन लोगों को याद आया कि उस जगह पे टीकाकरण भी होना चाहिए, उस जगह पर स्वास्थ्य की टीमें भी जानी चाहिए, उस जगह पे स्वच्छता की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके पहले सारे लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे होते हैं। जी जी, खसरे को लेकर और कुछ क्या करने की बात सामने आ रही है? क्योंकि 2 बच्चों की मौत हुई है, काफी सीरियस मामला है, तो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ कोई बयानबाजी सामने आई है या फिर क्या कुछ कहा गया है इस घटना को लेकर? क्या कुछ एहतियात बरतने की बात कही गई है? क्योंकि आसपास के इलाकों में भी संक्रमण फैल सकता है। अभी 2 मामले, एक ही परिवार के 2 बच्चे नहीं रहे हैं। ये मामला जो हुआ है ये मलिकपुरा में हुआ है और स्थानीय लोगों की माने तो ये अभी अकबरगंज में भी देखा गया है और निकटवर्ती नयागंज में भी देखा गया है इसका सिम्टम्स। जी, स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों को इसकी सूचना भी दी है। अब कब तक टीमें पहुंचती हैं वहां पे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन स्थिति यहाँ की बहुत ही भयावह नजर आ रही है। आपकी किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी से बात नहीं हुई, किसी भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी से बात नहीं हुई इस मामले में? अनिल, अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, मैं एक बार फिर से विजिट करता हूं अंदर कि हो सकता है कोई अपने चेयर पर आ गया हो, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें थी बहुत ही अलग हटके तस्वीरें थी। कोई भी जिम्मेदार मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। मैं फिर से विजिट कर रहा हूं और फिर से वही चीज दिख रहा है सामने तस्वीरें कि कोई भी जिम्मेदार यहाँ पे उस टाइप का नजर नहीं आ रहा जो वहां पर कल मौके पर गए हों। सारी की सारी सीटें बिल्कुल पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं। तो एक तरीके से लापरवाही नहीं नजर आ रही है कि इतना संवेदनशील मामला, एक ही परिवार के 2 बच्चों की जिंदगी चली गई और स्वास्थ्य महकमा जो है सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुरा रहा है। वही चीज मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर ये इतने ही जिम्मेदार होते, अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को इतने ही ढंग से निभाई होती तो आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें नहीं होती। आज जो 2 मासूमों ने अपनी जिंदगी गंवाई है वो आज इस दुनिया में खेल रहे होते। वो आंगन सूना हो गया जिस परिवार में आज 2 बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसका दंश केवल वो परिवार झेल रहा है। इसकी पीड़ा केवल उनके माँ बाप महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपना मासूम खोया है। यह है स्थिति यहाँ के जिम्मेदारों की। अनिल, एक तरफ कोरोना भी ऐसे माना जा रहा है कि कोरोना के भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में खसरे का मामला, एक साथ स्वास्थ्य महकमे के सामने 2 चुनौतियां और स्वास्थ्य महकमा जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को हम बेहतर कह सकते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, सरकार की गाइडलाइन नहीं है कोविड को लेकर कि पूरे एहतियात बरते जाएं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो खुद बगैर मास्क के यहाँ पर पेशेंट का इलाज करते देखे जा रहे, चाहे फीवर हो या जो भी सिम्टम्स दिख रहे हो, बगैर मास्क के उनका इलाज कर रहे हैं। जब वो खुद उसका पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को क्या पता कि कैसे क्या आने वाला है। देहात है, ग्रामीण है, किसान है, उनको भी उतना जानकारी नहीं है कि कैसे क्या होता है। हम जब तक जानकारियां उनको नहीं देंगे। अनिल, सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और एक तरफ 2 बच्चे मर जाते हैं, कोई उनकी खोज खबर नहीं लेता है। तो किसकी गलती समझी जाए? प्रशासन की गलती है, शासन की गलती है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने अपनी सारी व्यवस्थाएं मुहैया करा, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से नजरें चुराते नजर आ रहे हैं और सभी सरकारी फरमानों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 2 बच्चों की मौत ऐसा माना जा रहा है खसरे की वजह से हुई है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है नजरें चुराती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। WHO की टीम हालांकि मृतक के घर पहुंची थी, जिन परिवार के ने अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ जांच करने की बात की है। हालांकि और भी आसपास के इलाकों में खसरे से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य महकमे की तरफ से इस दिक्कत से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। अस्पताल में लोग बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर है, लेकिन तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। वहीं प्रयागराज में आज से पौष पूर्णिमा स्नान के साथ माघ मेला शुरू हो गया है। माघ मेले में आज पहला स्नान पर्व था और मौके पर संगम के तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन पितरों को मोक्ष की कामना को लेकर कल्पवास शुरू होता है। संगम की रेत पर बने तंबुओं में कल्पवासी 1 माह तक कठिन तप जप करते हैं और माघी पूर्णिमा पर स्नान कर कल्पवासी आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरकर घर वापस लौटते हैं। वहीं माघ मेले में 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, जबकि 21 जनवरी शनिवार को माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान होगा। 26 फरवरी को बसंत पंचमी, जबकि 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा और 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन स्नान के मेले का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने माघ मेले को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। जनपद प्रयागराज में माघ मेला 2023 आज इसमें जो प्रथम स्नान है, काफी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां हमारी लगी हैं जो कि बदस्तूर जारी हैं आज रात 12 बजे से। इसके अलावा जितने भी हमारे घाट हैं वहाँ सारी ड्यूटियां लगी हैं और मेन स्थानों पर तथा प्रमुख संतों के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ भी सुरक्षात्मक ड्यूटियां सभी लगाई जा चुकी हैं। सभी लोग ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हम लोग रात्रि 12 बजे से ही भ्रमणशील हैं। हमारे सारे सीओज, हमारे सारे एडिशनल एसपी और बाहर से आए 6 सीओ तथा विभिन्न एसओ निरीक्षक सारे लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं और भीड़ भाड़ की स्थिति अभी नॉर्मल बनी हुई है। किसी भी प्रकार से हम लोग सब लोग भ्रमणशील रहते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये जनपद प्रयागराज में माघ मेला देखिए आज पौष पूर्णिमा का पहला बड़ा स्नान है, तो जो भी श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्नान हो रहा है और बड़ी शांति के साथ श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं और बिजली की चाहे व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था हो और आगे टॉयलेट्स और बाकी व्यवस्थाएं सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग चक्रमण में हैं और अभी मैं इस घाट में हूँ। कुछ टाइम बाद में नदी पार दूसरे घाटों में भी जाऊँगा और अगर कहीं पे अगर कुछ बात आती है तो हमारे अधिकारी लोग भी मुस्तैद हैं। तो और हेल्थ के लिए भी जो है मैं देख रहा था कैंप्स और वहाँ पे कोविड वाले जो हेल्प डेस्क वाले लोग वहाँ पे शुरू हो गया है। हमारा सवेरे से 4 बजे से उठना, उसके बाद गंगा मैया में स्नान करना, पूजा करना और एक समय खाना खाना शाम को। कल्पवास कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा आज पूरे से अगली पूरे तक, आज 6 तारीख से अगली 5-6 फरवरी तक। हम सरोज शर्मा टेकनपुर शुरू हो गया है। उस मास निकल चुका है, माह लग शुरू हो गया है। 1 महीने का कल्पवास करेंगे, यहीं रहेंगे। 1 महीना गंगा जी में स्नान करेंगे और अपने एक टाइम भोजन पानी करेंगे और लास्ट 6 फरवरी तक रुकेंगे यहाँ पे। हम लोग ग्वालियर से आए हुए हैं, डबरा से आई हूँ मैं, यशोदा शर्मा, और यहाँ 1 महीना। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। आप इसी खबर पर जानकारी के लिए ज्यादा हमारे संवाददाता प्रयागराज से सुनील सोमवंशी जुड़ गए हैं। सुनील, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है माघ मेले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माघ मेला होता है, इसका जो स्नान होता है, इसके लिए जो है प्रयागराज में जो 14 घाट हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं और इस 14 घाटों पे लगभग 40 दिन तक
कल्पवास में रहेंगे। देश विदेश के जो भक्त आए हैं, विदेशों से भी यहाँ भक्त आए हैं, वो जो है पूरे 1.5 महीने तक कल्पवास में रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज जो मानी जाती है वो भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 6 जनवरी से लेकर के आज जो है पहला स्नान मनाया जा रहा है। 6 जनवरी का जो दिन रखा गया था पहले स्नान के लिए, वो पूरी तरीके से आज मनाया जा रहा है और इसे पौष का जो है पूर्णिमा का स्नान भी कहते हैं। इसके लिए की रेती पर 8 किलोमीटर के दायरे में तंबुओं का शहर बसाया गया है, जो कि रात में अगर आप देख सकते हैं तो बिजली के प्रकाश से पूरी तरीके से जगमग रहता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के सितारे इस जमीन पर उतर आए हों। पहले स्नान और कल्पवास के लिए भक्तों के आने का सिलसिला जहां शुरू हो गया है, वहीं इसके लिए 14 स्नान घाट तैयार किए गए हैं। इस बार देश दुनिया से करीब 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह पर्व 18 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। माघ महीने में कल्पवास कृष्ण उपासना का विशेष महत्व है। कल्पवास 40 दिन का होता है। सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु कल्पवास के लिए यहाँ आते हैं। भक्त 40 दिन सन्यासियों की जिंदगी जीते हैं। ऐसा माना जाता है कि नियम पूर्वक कल्पवास करने से व्यक्ति जीवन की हर कठिनाइयों का समाधान खोजने में सक्षम हो जाता है। वहीं इतना ही नहीं, मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण करने में भक्त को शक्ति की प्रदान होती है और भक्त जो है शक्ति को यहाँ से प्राप्त करके और पूरे तनाव और सारे सांसारिक तनाव से दूर होकर के वह जो है मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा गंगा माँ की कृपा के अनुसार होता है और यह पुराणों में लिखा गया है। सुनील, श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है और माघ मेले की शुरुआत हो गई है, तो श्रद्धालु जो हैं गंगा तट पे वो किस तरीके के हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे हैं, कैसी भावनाएं उनमें नजर आ रही हैं? कि बिल्कुल आपको मैं पूरी तरीके से बताना चाहूंगा, योगी सरकार इस 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पे इस मेले को देख रही है। यही कारण है कि माघ मेले का सरकार ने खुद प्रमोशन किया है। मेलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि 6 जनवरी से 18 फरवरी को अंतिम स्नान पर्व तक मेले में इस बार खास तैयारियां की गई हैं। मेलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जहां बताया कि माघ मेला में पहली बार यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड की डॉर्मेट्री तैयार की गई है। इसमें कोई भी सामान्य श्रद्धालु ठहर सकता है। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो माघ मेले में जुटते हैं, तो ऐसे में आतंकी गतिविधियों की भी जो है आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या कुछ किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? तो माघ मेले की जो है शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन पौष पूर्णिमा को लेकर जो पहला दिन है इसकी माघ मेले की लोग श्रद्धालु जो है वो गंगा तट पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूजा अर्चना करने और दान करने जो पितरों के लिए माना जाता है कि आपके पितृ जो है वो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और आपको बता दें कि इसी के साथ जो है माघ मेला जो है 1.25 महीने चलेगा यहाँ पर प्रयागराज में। कहते हैं कि प्रयागराज जो है वो धर्म नगरी है। यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने से इंसान के सभी पाप कर्म जो है वो पुण्य में बदल जाते हैं। यही वजह है कि माघ के समय में, माघ के महीने में दुनिया भर के लोग जो हैं वो प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं और खुद को धन्य मानते हैं मां गंगा की गोद में आकर। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी इंतजामात किए गए हैं। पूरे साल भर तैयारी माघ मेले की चलती है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और 1 महीने पूरे प्रयागराज में देश दुनिया से लोग आकर स्नान करते हैं और गंगा मां की कृपा प्राप्त करते हैं।
वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की ओर से अनिल परब, साई रिजॉर्ट, एनेक्स और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। जो संपत्ति ईडी ने कुर्क की है वो जमीन के रूप में है और रत्नागिरी के दापोली में है। ईडी की ओर से कुर्क की गई संपत्ति वाली भूमि की कीमत 2,73,91,000 रुपए बताई जा रही है। उक्त जगह पर साई रिजॉर्ट एनेक्स बनाया गया है। साई रिजॉर्ट एनेक्स के अवैध निर्माण के संबंध में कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। यानी ये मामला रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनिमयन क्षेत्र प्रावधानों के कथित उल्लंघन का है। 3 बार शिवसेना के विधायक हैं और राज्य के परिवहन मंत्री हैं। पार्सल के आरोपों से C5 नंबर का ये जो बंगला है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर शीश उपाध्याय कार्यकारी संपादक हमारे जुड़ चुके हैं। शीश, परब का ईडी ने शिकंजा कसा है और कुर्क की गई है उनकी संपत्ति, क्या कुछ जानकारी है? जी, ईडी की तरफ से कल पूर्व मंत्री अनिल परब के जो दापोली स्थित साई रिसोर्ट है उसकी जमीन और उसकी जो मालियत है लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत जो थी उसको सीज की गई है। जी अलका, इन पर आरोप लगते रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से शिवसेना उद्धव गुट की जो ये पूर्व मंत्री हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। इन पर पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने लगाया है। तभी से लेकर अब तक लगातार ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आप मुझे बताएं। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शुरू से ही आरोप लगाया हुआ है कि पुलिस भर्ती और पुलिस ट्रांसफर के नाम पर अनिल परब ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बिहाफ में बहुत सारा पैसा रिश्वत के रूप में लिया था और उसी पैसे का उपयोग उन्होंने साई रिसोर्ट बनाने के लिए किया हुआ है जो कि दापोली में स्थित है। पहले तो लगातार अनिल परब की तरफ से इस मामले को लेकर के नकारा जा रहा था कि साई रिसोर्ट उनका है ही नहीं, लेकिन जब पूरे मामले को खंगाला गया और ईडी ने पूरी जांच की तो मालूम पड़ा कि इस रिसोर्ट को बनाने के लिए अनिल परब की तरफ से ही जमीन खरीदने का काम और इमारत को बनाने का काम किया गया था। अब तक ईडी के सामने ये मामला इस तरह खुल करके आया है कि अनिल परब की तरफ से करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपया यहाँ इस रिसोर्ट की जमीन और इस इमारत को बनाने के लिए उपयोग किया गया था, जिसका उन्होंने हवाला के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर किया था। सही तरीके से पैसे की लेन देन नहीं की गई थी, इसीलिए ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की है और जांच करते हुए उनके 10 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। जी अलका जी, शिरीष, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और जो परब है उनकी जो पैठ है वो बीएमसी में बहुत अंदर तक है। ऐसा माना जाता है कि जो बीएमसी पर पकड़ है शिवसेना की वो कहीं ना कहीं परब की वजह से है। तो यही वजह है जो बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें तोड़ने के लिए। अभी मुंबई में एक तरह से अगर माने तो मुंबई में विभाग प्रमुख काफी सालों से विभाग प्रमुख रह चुके हैं अनिल परब जी। इसके बाद उनका केबल का बहुत बड़ा नेटवर्क था और शुरू से ही शिवसेना पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं और इस समय मुंबई में 1-2 नाम छोड़ दें तो उसके बाद अनिल परब एक बड़ा नाम है और इसीलिए और ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा नाम है और महानगर पालिका चुनाव में अनिल परब काफी हद तक शिवसेना के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि इनकी चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, लेकिन इस बात में उतनी ही सच्चाई है कि उन्होंने पुलिस ट्रांसफर के दौरान पैसों की वसूली की है और ईडी ने इस बात को सही मानते हुए उनके 10 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। जी अलका जी, श्रीष, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं और अब तक शिवसेना को बीजेपी ने जितने भी शिवसेना के कद्दावर नेता थे उन्हें तोड़ दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अब अनिल परब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ईडी के जरिए। अगर वो टूटते हैं तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के नाम पर उनके अलावा कुछ नहीं बचता है। शिवसेना को कमजोर करने के लिए जानबूझकर अनिल परब को ईडी के जरिए टारगेट किया जा रहा है। अनिल परब को एक बड़े मैन पावर के तरीके से भी देखा जाता है क्योंकि अनिल परब कई सारी शिवसेना के जो यूनियंस है उनको भी पूरी तरह से टेक ओवर किए हुए हैं
और अनिल परब जो है लगभग पश्चिम मुंबई का पूरा शिवसेना का जो तंत्र है उस तंत्र को पूरा नियंत्रण में रखते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको घेर करके या किसी तरह उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश तो कर रही है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी नजर आती है। लेकिन अब जब जांच की जा रही है तो जांच में ईडी जो कुछ जांच करके निकाल रही है कि इनकी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इनकी तरफ से पुलिस ट्रांसफर में पैसों की वसूली हुई है, इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो जांच में कहीं न कहीं सच्चाई भी है। पर दूसरी तरफ आरोप भी जो लग रहे हैं उन आरोपों की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो आरोप भी अपनी जगह पर बराबर है। क्योंकि अगर अनिल परब को किसी तरह से शिवसेना से तोड़ लिया जाता है या किसी तरह इनको शांत कराया जाता है तो शिवसेना की ताकत लगभग आधी हो जाएगी। जी अलका जी। शिरीष, अगर अनिल परब की गिरफ्तारी होती है, इन मामलों में वो दोषी करार होते हैं या दोषी पाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है तो बीएमसी चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा इसका? मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पूरा वेस्टर्न मुंबई पर अनिल परब का अच्छा खासा प्रभुत्व है। इसलिए अगर ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है इसी समय, और जैसा कि लोग कयास लगा रहे हैं कि पूरी इंडिया मार्च तक मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे और उस समय अगर अनिल परब फील्ड पर नहीं होंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सामने नहीं दिखेंगे, तो इसका बहुत बड़ा असर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर पड़ेगा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी सीरीज 1960 से जो शिवसेना है वो बीएमसी पर काबिज है, लेकिन अगर आगामी चुनाव में शिवसेना को हार का सामना करना पड़ता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, किस जगह पर आप देखते हैं? देखिए, उनके लिए शिवसेना पार्टी को चलाने के लिए जिस फंड की आवश्यकता पड़ती है उस फंड की आपूर्ति लगातार मुंबई महानगर पालिका के द्वारा ही शिवसेना को रही है। पिछले 25-30 सालों से लगातार शिवसेना काबिज भी है और शिवसेना को पैसे की जो आपूर्ति हो रही है वो भी महानगर पालिका से ही होती है। जी। अब देखना यह है कि अगर आगामी महानगर पालिका चुनाव के दौरान शिवसेना के हाथ से महानगर पालिका जाती है तो शिवसेना को जो एक तरह से बोले शिवसेना की आर्थिक रूप से जो रीढ़ की हड्डी है वही टूट जाएगी। जी। और उद्धव ठाकरे के लिए आगे शिवसेना पार्टी को चलाना वो काफी मुश्किल हो जाएगा। जी। शिरीष, शिवसेना की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी को जो है आम जनता का समर्थन है, तो आप किस तरीके से देखते हैं बीएमसी चुनाव में? एक तरफ जो है बीजेपी की पर शिवसेना ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर उनके नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, पहले संजय राउत फिर जो अनिल परब, तो कितनी सच्चाई नजर आती है इन दावों में शिवसेना के कि जनता उनके साथ है, और कितनी सच्चाई इस बात में है कि जानबूझकर शिवसेना से जुड़ी लोगों को, खासकर जो उद्धव ठाकरे के गुट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि शिवसेना का जो अस्तित्व है उसे एक तरीके से खत्म किया जाए महाराष्ट्र में? अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत सबसे बड़ी जो आबादी है वो उत्तर भारतीय लोगों की है। जी। उनकी संख्या लगभग 40 से 45 लाख के आसपास चले जाती है। फिर हिंदी भाषियों की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषी भी लगभग 20% के आसपास चले जाते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो पूरी मुंबई की आबादी का 65% हिस्सा जो गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और उत्तर भारतीय बिहारी लोगों से भरा पड़ा हुआ है, वो तो पूरी तरह इस समय शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खिलाफ है। जी। और जहां तक महाराष्ट्रियंस की बात करें तो महाराष्ट्रियंस भी जो बचे खुचे 25-30% बचे हुए हैं, 20% या 25% बचे हुए हैं, उसमें से भी 10% तो शिंदे गुट ने अपनी सेंध लगाई दी है। आज भी सुबह से ये खबर है कि दो पूर्व महानगर पालिका के 2 पूर्व मुंबई महापौर, अभी भी 2 पूर्व महापौर और 3 और नगर सेवक, और इसके अलावा 6 से 7 लोग और, मतलब लगभग 1 दर्जन नगर सेवक जो है वो शिंदे गुट के संपर्क में है और 2-4 दिन के अंदर ही वो उद्धव गुट के शिवसेना को छोड़ करके शिंदे गुट में एंट्री लेंगे। जी। तो इसका भी कहीं न कहीं काफी असर पड़ने वाला उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर। और पूरा अगर हम ठीक से देखें तो सिर्फ परेल का इलाका, परेल, दादर और माहिम और थोड़ा बहुत देख ले लालबाग वालबाग, इसके अलावा और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का अब कहीं कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। तो आगामी चुनाव में फिर भी समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा ये पूरा पिक्चर कि उद्धव ठाकरे अब मुंबई पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का कितना असर रह गया है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीश उपाध्याय इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ईडी जो है वो अनिल परब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। हालांकि शिवसेना की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। जो भी
नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से जुड़े हुए हैं, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है ताकि उनकी पार्टी को किसी तरीके से खत्म कर दे बीजेपी, ऐसा आरोप जो शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव नजदीक है, इसकी वजह से बार बार सरकार जो है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को परेशान करने के लिए। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि मुंबई में किसकी चलती है बीजेपी या फिर शिवसेना वापस अपने पैरों पर खड़ी होगी। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।